shooting in one of the toughest battles of Haryana, taking on to the veteran Rao Narbir Singh, and is contesting from the biggest segment of the state, Achapur. Today we have with us Vardhan Yadav, who's youth leader of Congress and out to address the concerns and aspirations of New Gurgaon, the urban part of the city. So Vardhan ji, this is your first election. You're taking on Rao Narbir, who has been a veteran, who has been a former minister and very confident. Everybody is saying कि ये बहुत मुश्किल लड़ाई है जो आपने लड़ी है, जो आपने शुरू की है, तो आप उस बारे में क्या कहते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमेधा जी, आपने समय निकाल करके इस इंटरव्यू के लिए मुझे एक मौका दिया, एक मंच दिया. एंड ट्रिब्यून इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई कैन गेट एवर. तो निश्चित तौर पे मैं इस बात को समझता भी हूँ, जानता भी हूँ और बोलता भी हूँ कि चुनौती बहुत अच्छी चुनौती है. जो सामने प्रत्याशी हैं उनका एक राजनीतिक इतिहास है. ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली. उनके परिवार में एमएलए, मंत्री पहले 2-3 पीढ़ियों से लोग रह चुके हैं. बट वर्धन यादव, लाइक यू टोल्ड, इज अ वेरी नॉन पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड पर्सन. You are the common man. Common man. I am one of the 5,17,000 voters in my constituency. मेरी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने आज तक सरपंच पंच तक का चुनाव नहीं लड़ा. बट द मेजर थिंग इज इन दिस इलेक्शन इज लोग चाहते हैं कि उनके बीच का व्यक्ति अब प्रतिनिधि बन करके हमारे बीच में आए. वो राजा महाराजा लेगेसी पीढ़ियाँ राजनीति में अब शायद मुझे ऐसा लगता है इस इलेक्शन में उतरने के बाद एक ज़बरदस्त चेंज है ग्राउंड पे. एक कॉमन मैन को जब चुनाव की कमान दी जाती है, कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसकी कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड ना हो, हरियाणा की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे यंग कैंडिडेट के तौर पर मुझे दिया. और आई एम 100% कॉन्फिडेंट देयर इज एंटी इनकम्पेंसी, सरकार के खिलाफ भी, कैंडिडेट के खिलाफ भी. सो दिस इज व्हाट I felt in last 3-4 days. हरियाणा पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डायनास्टिक पॉलिटिक्स. हर जगह पे कोई ना कोई डायनास्टी है कुछ. इनफैक्ट कांग्रेस बहुत ज़्यादा बदनाम है फॉर दैट थिंग. तो अब आपको लगता है कि जो आपको चूज किया है दैट इज एक्चुअली स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम द यूजुअल थिंग कि जो हर बार चला जा रहा था ना, दैट बापू बेटा पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस. आपको लगता है आपको चूज करके कांग्रेस ने उस चीज़ को बदला? देखिए, पहले तो मैं आई एम नॉट एट ऑल अग्री विद दिस दैट कांग्रेस में बापू बेटा की पॉलिटिक्स है. ये ज़रूर हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल फैमिली होती है तो कोशिश होती है कि नेक्स्ट जनरेशन को भी जनता की सेवा के लिए लगाएं. एक बार आप मौका दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 4, 5, 6 बार एमपी बन रहा है बहुत कम एज में, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी है, जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं. इस बार का जो इलेक्शन है, कांग्रेस पार्टी चाहती तो बादशाहपुर से भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर सकती थी. बहुत फैमिलीज़ हैं, बहुत पुरानी फैमिलीज़ हैं जो राजनीति में है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में. बट दीपेंद्र जी ने एक कोशिश की कि इस बार नॉन पॉलिटिकल फैमिली के युवाओं को मौका दे, नॉन कंट्रोवर्शियल युवाओं को मौका दे, साधारण किसान परिवार के बच्चों को, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो जय जवान जय किसान की ज़मीन है. तो किसान परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बार टिकटें दी. और जितना मैंने एनालिसिस किया, आउट ऑफ 90, 20-21 candidates are just like Vardhan Yadav. No family background, down to earth, organization people. बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इस टाइम पे वन ऑफ द वर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ सिविक मैटर्स. आपके यहाँ सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं, सबसे ज़्यादा पानी आपके यहाँ पे फटता है. इनफैक्ट गुड़गांव की शान बना हुआ है बादशाहपुर. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? ऐसा क्यों है? हम मिलेनियम सिटी का पार्ट है, 70% रेवेन्यू देते हैं हम स्टेट को, और बादशाहपुर वो सेगमेंट है जहाँ हाई राइसेस हैं, अब काफ़ी सारी तो कंपनीज भी हैं. ये एरिया रियल एस्टेट में भी शायद सबसे आगे है. राइट. तो इसका इतना बुरा हाल क्यों? देखिए, इसका बुरा हाल पुअर प्लानिंग में समझता हूँ, और पॉलिसीज़ जो सरकार लेकर के आई 10 साल में, जिसकी वजह से हमारा ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट एकदम डिजास्टर बनता गया. आई एग्री विद यू, ओनली वन डिस्ट्रिक्ट विच कंट्रीब्यूट्स टू 65 to 70% ऑफ द रेवेन्यू इन हरियाणाज जीडीपी. लेकिन पिछले 10 सालों में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बिल्डर्स को इतने लाइसेंस दे दिए, डेंसिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट की इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, स्टील +4 जैसी पॉलिसीज़ लेकर के आ गए. डेंसिटी तो बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई,
स्टेट में माइग्रेशन पूरे देश से होती गई बिकॉज ऑफ IT सेक्टर, बिकॉज ऑफ मिलेनियम सिटी, बट उसके हिसाब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग नहीं की। तो अच्छी अगर प्लानिंग की जाती तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो बेसिकली प्लानिंग उसका हो रहा है कि वो ये नहीं हो रहा है, बट सरकार का इसमें क्या रहा, बीजेपी का क्या पसंद? सरकार ही प्लानिंग करती है मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको फॉलो करती है। लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही देगी ना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको फॉलो करने का। उससे भी बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये हुई कि 10 साल की जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बदल दिए गए। इसका मतलब जो 9.5 साल की खट्टर गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी थी, वो नायब सिंह सैनी जी के ऊपर थोपना चाहते थे कि कल को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा जिसमें वो बुरी तरह से पिछड़े वाले हैं, तो उसका पूरा जो ठीकरा है वो इस व्यक्ति के ऊपर फोड़ना था। इसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया। 6 महीने पहले वो गठबंधन तोड़ते हैं। और अब हरवीर सिंह ये कहते हैं कि शहर का बुरा हाल है जेजेपी के कारण और अफसरों के कारण। आपको क्या लगता है इनकी कंडीशन गवर्नमेंट थी? देखिए, हाँ, इसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा वो मुझे लगता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो सिर्फ एक जेजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ने वाली बात है। सरकार में गठबंधन दोनों पार्टी के नेताओं की सहमति से हुआ था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो लोग लेकर के आना चाहते थे। अगर ऐसी बात थी तो वो 1 साल 1.5 साल में भी गठबंधन टूट सकता था। क्यों उनको 4.5 साल चलाना पड़ा? ताकि जेजेपी अपना ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और भारतीय जनता पार्टी अपना ब्लेम जेजेपी पर हारा तो एट द एंड ऑफ द डे वोटर है। वोटर। डेफिनेटली एग्री विद यू। तो कांग्रेस हरियाणा तो के बदल साथ पाएगी। हरियाणा के वोटर के साथ बहुत ज़बरदस्त धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है, दोनों पार्टीज ने किया है। तभी आप देखेंगे जेजेपी के 10 MLAs में से वैनिश हो गई पार्टी, कंप्लीटली वैनिश्ड। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 सालों में 50 से ज़्यादा MLAs, एक्स मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के पता नहीं कितने लोग कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि जो लोगों की आशाएं अपेक्षाएं थी, ये सरकार उस पर बिल्कुल विफल रही है। आपको लगता है ये लोग लोगों की आशाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस में आए कि कांग्रेस की एक 10 साल बाद एक वेव है, लग रहा है एक वेव है कि लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया, इसलिए आए हैं कांग्रेस? दोनों चीज़ें हैं मुझे लगता है। पहली चीज़ तो कांग्रेस पार्टी ने एज ए ऑपोजिशन बहुत अच्छा किया। जो श्री राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, केसी जी ने कांग्रेस पार्टी को जो लीडरशिप में एक विश्वास दिखाया हरियाणा में, जिसमें उदय वाहन जी की अध्यक्षता और भूपेंद्र हुड्डा जी की एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 5 साल कांग्रेस पार्टी एज ए ऑपोजिशन का बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जिससे आज पूरे देश में तो माहौल बन ही रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली हरियाणा में 36 बिरादरी का हर वर्ग का व्यक्ति ये बोल रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। तो पूर्ण रूप से मैं सहमत हूं कि वो लोग इस वजह से भी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट बन रही है। और दूसरा, जो कुछ लोग एक विजन के साथ चले थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स के लिए, शायद उसको वो लोग फुलफिल नहीं कर पाए इस पार्टी में, तो उनको भी एक चेंज चाहिए। जैसा अभी हम इस क्लाउड किचन में बैठे हैं, आपका जो कैंपेनिंग है वो बहुत डिफरेंट है। आप क्लाउड किचन्स में जा रहे हो, डिलीवरी बॉयज को मिल रहे हो, IT प्रोफेशनल्स को मिल रहे हो, टेकीज को मिल रहे हो, सोसाइटीज में जा रहे हो। वाई दिस? आर यू टारगेटिंग द यूथ वोटर, द न्यू वोटर, बेसिकली जो नया गुड़गांव है, कल का गुड़गांव? आर यू काइंड ऑफ टारगेटिंग देम? बिकॉज उनकी सबसे बड़ी शिकायत है कि उनकी नहीं सुनी जाती है, वो किसी एजेंडे में मैटर ही नहीं करते हैं। सो आर यू काइंड ऑफ टारगेटिंग देम? See, I'm specifically targeting every sector of my constituency, और उसमें क्लाउड किचन का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्लाउड किचन इज अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन फूड इंडस्ट्री। 2019 में जो $400 मिलियन का एक क्लाउड किचन का पूरा सिस्टम था, आज वो 2024 तक आते आते $5 बिलियन का हो गया। बहुत अच्छा स्टार्टअप है। आई कंप्लीटली सपोर्ट द स्टार्टअप्स। और बीइंग अ यूथ, बीइंग अ यंग कैंडिडेट ऑफ 33 ईयर्स ऑफ एज, मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मैं टारगेट करूं। हरियाणा की हमारी भूमि खिलाड़ियों की भी भूमि है। अगर आप एक सर्वे करके देखें तो पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ, एशियाड गेम्स, ओलंपिक गेम्स, देश के जितने मेडल आते हैं उसमें 60-65 मेडल्स खाली हरियाणा लेकर के आता है, 60-65%। तो हमारी खिलाड़ियों की भी भूमि है, जवानों की भी भूमि है, किसान की भी भूमि। लेकिन
60-65% में से मैक्सिमम तो देशवाली एरिया के पास है, बादशाहपुर अहिरवाल के पास कितने पॉइंट्स? बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़। अगर अच्छी फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आप ये बताइए पिछले 10 सालों में एक भी खेल का स्टेडियम क्यों हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में नहीं बन पाया? इवन आफ्टर गिविंग 70% ऑफ रेवेन्यू, एक भी खेल का स्टेडियम नहीं। तो अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, प्लेटफॉर्म मिलेंगे, तो यहाँ के बच्चे भी हमारे सक्षम हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। आपको लगता है जैसे खट्टर जी ने एक नारा किया था, सिंगापुर ऑफ हरियाणा बना देंगे गुड़गांव, बन गया है? सिंगापुर तो नहीं बनाए, लेकिन वेनिस बना दिया। थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो हमें बिना बोट्स के हम गुड़गांव में नहीं निकल सकते। गाड़ियों में, बसेस में, टू व्हीलर्स पर निकलना ही मुश्किल है। तो जैसे वेनिस में आसपास की जो बहुत अच्छी नदियां वहाँ से निकलती हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि इस सरकार ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि आज रोड पर निकलना गुड़गांव वासी के लिए बहुत मुश्किल होगा। गुड़गांव जो है इट्स सिम्बरिंग कि हम इलेक्शंस में वोट ही नहीं देंगे, देयर इज नो रोड नो वोट। ये वोट हमें बदल ही नहीं सकते। तो आप इस हालात को बदल सकता है? देखिए, मैं जब भी सेक्टर्स में, सोसाइटीज़ में, हाई राइजेस में जा रहा हूँ तो उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 5 साल आप क्वेश्चन तभी कर सकते हैं, आप 5 साल किसी व्यक्ति को जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तब तक आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय नहीं कर सकते। तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वोट ज़रूर कीजिए, हर एक व्यक्ति को अपने बीच में बुलाइए, उसका मैनिफेस्टो क्या है, उसका एजेंडा क्या है, 5 साल का उसका विजन क्या है, उससे एक प्रॉपर कंप्लीट कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आपको सही व्यक्ति मिले तो आप उसको वोट कीजिए, बट मैक्सिमम पोलिंग परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट। एवरीबडी शुड वोट। या तो व्हाट इज दैट यू आर ऑफरिंग व्हिच नोबडी एल्स इज? मैनिफेस्टोज बहुत लोगों के वादे बहुत हैं, बीजेपी कह रही है तीसरा चांस देके देखो, हम कर देंगे। इंडिपेंडेंस कह रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज बेकार है, हमें ट्रस्ट करो। व्हाट इज डिफरेंट दैट वर्धन यादव इज ऑफरिंग? देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बहुत डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। अर्बन वोटर्स भी हैं, रूरल वोटर्स भी हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं, जिसका शेयर प्रोपोर्शनेट है तीनों का। तो जब मैं अर्बन वोटर्स में जाता हूँ तो मेजरली 4 चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। नंबर 1 इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें हो, अच्छी सर्विस लेन्स हो, सिविर और ड्रेनेज सिस्टम समय से उनके टेंडर लगें, उनको टाइमली क्लीन किया जाए ताकि मानसून में दिक्कत ना आए। सेकेंड, वी आर टारगेटिंग द ट्रैफिक मैनेजमेंट। जो मिसमैनेजमेंट हो गया हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक का, उसको आज सही तरीके से बदलने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि कोविड के समय में हमने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, चाहे मजबूरी में किया होगा, लेकिन ठीक ठाक वो मुझे लगता है कि उसका फल हमें मिला गुड़गांव में। कुछ कमियां भी रही होंगी जिनके ऊपर दैट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उससे ट्रैफिक बहुत कम हुआ। जितने भी एमएनसी कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनके एक्सपेंसेस कम हुए और एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ा। तो पहली चीज़ तो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, अगर हमें ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़, जैसे दिल्ली में हमने ऑड इवन की पॉलिसी लेकर के आए, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर अच्छी मेट्रो कनेक्टिविटी है, वेन एवर यू गो, आई हैव बीन इन लंडन फॉर मेनी मंथ्स। लंदन की जो ट्यूब है, आपको पूरे लंदन के अंदर जहाँ भी आप ट्यूब से उतरते हैं वहाँ के एमपीज भी पार्लियामेंट ट्यूब से जाते हैं, बिकॉज पार्लियामेंट के नीचे उनका मेट्रो स्टेशन है। किसी भी ट्यूब से आप बाहर निकलते हैं, उसके 100 कदम बाद आपको दूसरी ट्यूब वहाँ से मिल जाती है। तो अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी हम लोगों को इस तरह की पॉलिसीज़ के लिए, ऑड इवन की पॉलिसीज़ के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। सो ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ अ सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ एनवायरनमेंट। अभी भी आप अगर अपना फ़ोन खोल करके देखेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ मोर देन 350 और मे बी 400। तो एनवायरनमेंट की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक ही लाइफलाइन है हमारी गुड़गांव की, वो अरावली है। उसको भी ये सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर रही। अरावली के ऊपर भी लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं। अगर उसको हमने ख़त्म कर दिया तो गुड़गांव की क्या हालात होंगे हम समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन नहीं किया जा रहा। जहाँ प्राइवेट बिल्डर है वहाँ तो मेंटेन हो रही है, लेकिन जो सर्विस लेन्स हैं, हाईवेज़ की ग्रीन बेल्ट है, उसको अभी भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो अच्छा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मुझे लगता है कि माहौल गुड़गांव में हमें बनाना चाहिए। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू वुमेन सेफ्टी का है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। सुमेधा जी,
आज जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हम गुड़गांव में देखते हैं, आप देखिए नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर, नोएडा का स्पेस, सड़कें, एवरीथिंग हमारे से बेटर है। बट ये सब फॉर्च्यून 500 कंपनीज का गुड़गांव में आने का एक ही मकसद था, लॉ एंड ऑर्डर। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी थी, लेकिन आज के दिन उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी होती जा रही। प्रॉपर सीसीटीवी कैमरेज नहीं हैं हाईवेज़ पर, पुलिस बूथ्स नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं है। सो सेफ्टी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना। एंड एनक्रोचमेंट, बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोगों ने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के फ्लैट्स ले लिए, लेकिन उनकी सोसाइटीज़ के आसपास बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये अर्बन सेक्टर के हमारे मेन इशूज़ है। जब हम गाँव में जाते हैं तो गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए उनको, गांव की गलियां चाहिए, सीवर लाइनें ठीक ठाक हों, लेकिन सबसे पहले अच्छी एजुकेशन। गांव का व्यक्ति, मध्यम परिवार का व्यक्ति प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाता। गवर्नमेंट एजुकेशन अगर अच्छी होगी, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी और उसको जॉब्स उसकी योग्यता के आधार पर अच्छे मिलेंगे और अच्छे खेल के अवसर मिले, अच्छे स्टेडियम्स बने। सो दिस इज़ the strategy which we are going to implement in urban and rural sector. So basically what people want is what you promise to deliver. एक और वो था वर्धन जी, अगर कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, what ministry would you be running? आप यूथ लीडर हैं, ऑन आइज और सेपल यू, या डेप्यूटी सीएम 4 प्रॉमिस दिया हुड्डा साहब ने, एक को कहते हैं आज यादव कम्युनिटी बड़ी होपफुल है कि एक उन्हें मिलेगा। Are you in line for that? Are you running for that? और इन रिटर्न में उनको सम्मान देता रहूँ, जितने भी मैं उनकी गवर्नमेंट में रहकर के काम कर सकूं, केवल उतनी ही मेरी सोच और आशाएं हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर टेकीज है या द न्यू क्लास है, उसके अलावा फार्मर्स हैं या वो लोग हैं जो कन्वेंशनली आर्मी की तरफ अट्रैक्टिव थे, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ फार्मर्स एंड द अग्निवीर स्कीम? सी, अग्निवीर स्कीम की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपमान इस देश के, केवल हरियाणा के नहीं, इस देश के हमारे जवानों के साथ नहीं हो सकता। सबसे पहली जब मोदी जी की सरकार जब बनी थी, उससे पहले जो रैली की थी वो रेवाड़ी में की थी। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ जो साउथ हरियाणा बेल्ट है, अहिरवाल वो अहिरवाल जो है सबसे ज़्यादा जवान प्रदेश में देता है, देश में भी देता है। लेकिन उसके बदले में हमें अग्निवीर मिला। 4 साल में बच्चे रिटायर होकर के आ रहे हैं, ना पेंशन है, ना ग्रैटिट्यूड है, ना शहीद का दर्जा है। अच्छी भली जब पक्की हमारी नौकरी 15 साल की हुआ करती थी, उसको तोड़ करके 4 साल की नौकरी कर दी। आज आप यकीन मानिए सुमेधा जी, आप गांव में जाकर के देखिए, जो बच्चा अग्निवीर के तहत फौज में जाता है, उनकी शादियां करना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप सिर्फ 4 साल की सर्विस में हैं तो कोई भी परिवार आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी तो देखता है ना। तो आज उन बच्चों की शादियाँ करना भी बड़ा मुश्किल है। पिताजी सेवा कर रहे हैं, पिताजी जॉब में हैं, लेकिन बच्चा रिटायर होके आ जाए, इससे ज़्यादा मतलब क्या अपमान हो सकता है? गवर्नमेंट कहती है कि उसके बाद और रेवेन्यूज खुल जाएंगे, हम रिजर्व। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा ना, बिल्कुल गवर्नमेंट ने 100% बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ बताए हैं। क्या रेवेन्यूज़ बताए हैं? कि इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चौकीदार की नौकरी दी जाएगी। ये इन्हीं के नेता कहते हैं, इस तरह के रेवेन्यू प्रॉमिस कर रहे हैं ये लोग। तो बेसिकली यू आर प्रॉमिसिंग कि आप बादशाहपुर को जैसे आपने मेंशन किया है तो लंदन बना देंगे, नोएडा जैसा बना देंगे, बट बदलेंगे। हाँ, ये मेरा प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट को पहले एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम गुड़गांव में आए, अच्छी प्लानिंग के साथ आए। अभी क्या हो रहा है, 1 साल 1.5 साल के लिए टाउन प्लानर आते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, 2 साल बाद फिर टाउन प्लानर आएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को आप थोड़ा समय नहीं देंगे प्लानिंग करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, तो कैसे काम कर? और हमारे लोकल लीडर्स की कोई कमांड ये 10 साल में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर नहीं रही। तो मेरी कोशिश होगी कि बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन को बना के गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर के गुड़गांव में एक अच्छी प्लानिंग करें, अच्छी पॉलिसीज लेकर के आए और बदलाव की एक शुरुआत तो करें। कहीं शुरुआत होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धन जी, आई थिंक आप यू हिट हेडलाइंस, आई थिंक इवन बिफोर यू गॉट द टिकट, आपने एक शिव कथा का ऑर्गेनाइज किया था एंड अराउंड 1 लाख और मोर पीपल हैड गैदर्ड देयर। और फिर बारिश हुई, खैर वो बंद हो गई कथा, लेकिन फिर एक नैरेटिव आया कि जी नदबीर जी जो आपके ओपोनेंट है बीजेपी से, वो इनसिक्योर हो गए थे, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन किया या अपील किया और उसके बाद उस कथा को बंद कर दिया गया आपने। तो और ये आप ही ने कहा है, व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए,
सुमेधा जी, क्या हुआ, मैंने प्रदीप मिश्रा जी एक बहुत बड़े कथावाचक है, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। मैंने उनका समय आज से लगभग 1.5 साल पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लिया कि मुझे कथा करानी है, और फॉर्चुनेटली वो चुनाव के आसपास ही मुझे उनका टाइम मिला। मतलब पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल नहीं था वो, 1.5 साल पहले हमने प्लान किया था, बिफोर 1.5 ईयर्स। सारी परमिशंस ली गई, अच्छे से जो एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरतें थी, कितना उनको टेंट चाहिए, कितने सीसीटीवी कैमरास चाहिए, कितने सराउंडिंग में गेट्स चाहिए, कितने ब्लॉक्स बनाने हैं लोगों की व्यवस्था के लिए, पार्किंग बसेस की कहाँ होगी, ऑटोज़ की कहाँ होगी, गाड़ियों की कहाँ होगी, कितने रोड से जो है हम उसकी कनेक्टिविटी अंदर दे सकते हैं, सब कुछ प्लान किया, जिसमें मुझे 2 महीने लगे, पूरी प्लानिंग मैनेजमेंट। और लास्ट में जब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, इंक्लूडिंग कॉरपोरेशन, इंक्लूडिंग कमिश्नरेट और एवरीथिंग, तो उनको लगा कि यार ये बहुत अच्छे से इन्होंने प्लान किया और बहुत बढ़िया ये इवेंट हो सकता है। पहले दिन इवेंट हुआ, बहुत अच्छा रहा, अराउंड 1.25 लाख पीपल ज्वाइंट। दूसरे दिन इवेंट हुआ, वो 2 लाख तक लोग पहुंच गए। तो दूसरे दिन क्या होता है, लगभग 6:30-7 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की टिकट्स डिक्लेयर हो जाती हैं, और वो टिकट्स डिक्लेयर होने के बाद जस्ट आफ्टर 45-50 मिनट्स पूरा गुड़गांव का प्रशासन पंडाल के अंदर आ जाता है। मैं भी वहाँ प्रेजेंट था, मेरी पूरी टीम वहाँ प्रेजेंट थी, हज़ारों लोग वहाँ रुके हुए थे, लगभग 35-40,000 लोग वहाँ पर रुके हुए थे, जिनका सुबह का खाना, शाम का खाना हमने व्यवस्था कर रही थी, और वो टेंट में रुकते हैं। वो पंडित जी के जहाँ व्यासपीठ रखा जाता है, उसको सामने देख करके सोते हैं, वहीं पाठ पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो 1 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी की टिकट डिक्लेयर होने के बाद हमारे पास ये मैसेज आया, पूरा प्रशासन एक बहुत बड़ा चिट्ठा लेकर पहुंचा कि आपकी सारी परमिशंस को कैंसिल कर दिया जाता है, आप इस पंडाल को तुरंत निकाल करके फेंक दीजिए, और ये जो लोग रुके हैं ये यहाँ पर अनसेफ है, इनको निकाल करके कहीं माइग्रेट कर दीजिए। कितना बड़ा ब्लंडर है ये। बट वो कह रहे हैं उस दिन बारिश बहुत हो गई थी, वहाँ मिसमैनेजमेंट थी। वो इनफैक्ट कोई व्हाट्सएप पोस्ट करते हैं आपके के किसी बंदे का, वो दिखा रहे हैं उसको मंच पे, ये जो वहाँ तो मिसमैनेजमेंट थी इसके बंद बोल। देखिए, पहली बात तो मैंने उनका नाम नहीं लिया आज तक कभी कि किसकी वजह से बंद हुई। मैंने सिर्फ लोगों को कहा कि आपको एनालिसिस करना है, आपको सोचना है कि ऐसा क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की टिकट्स डिक्लेयर होने के 1 घंटे बाद प्रशासन ने नोटिस देकर के सभी परमिशन को कैंसिल कर दिया। लोगों ने अपने पॉलिटिकल थॉट सिस्टम से निकाला कि शायद ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने ये किया होगा, मे बी उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि इस तरह का काम उन्होंने पहले भी किए होंगे। मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया, मेरे परिवार ने उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में बोला कि भैया मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो सोच थी ऐसी, नहीं तो उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जैसे तो नहीं कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में 100%। और जिस भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, एक विलेज की, बादशाहपुर असेंबली की, गुड़गांव की, बहुत वहां पर महिलाएं आई, एक भी महिला अगर ये बोल दे कि उस पंडाल के अंदर 2 दिन के अंदर पानी था, हो सकता है बाहर पानी होगा, लेकिन पंडाल के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं भर पाया, वो भी बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद था, मैं उनका भक्त हूं। तो जो भी हुआ जैसा हुआ, लेकिन आखिरी के 3 दिन की कथा मैंने अपने घर से संपन्न कराई और मुझे बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिला। जिस दिन कथा खत्म हुई उससे अगले दिन मुझे टिकट। So that is Vardhan Yadav for you. He's starting his political career per se, and he says he'll start a new change for Badshah. Let's see what Badshahpur has in store.